तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहे थे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और दोस्तों, जो हम लोग अभी तक प्राचीन इतिहास के 10 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार उनको जाग ले, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं दोस्तों, मगर रिपीटेड होते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कल हमने जो 11वां हमारा चैप्टर था गुप्तकाल से संबंधित भी हमने दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारा गुप्तकाल का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम इससे बचे हुए जितने भी हमारे क्वेश्चन और रह गए हैं उनको हम इस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। देख लेते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। साहित्य की अगर शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन को गुप्तकाल में लिखी गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इनमें से बताना है दोस्तों, जो कौन सी अगर साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकें हैं दोस्तों जो गुप्तकाल में लिखी गई हैं। अमरकोश ये लिखी गई है दोस्तों। कामसूत्र ये भी गुप्तकाल में लिखी गई है। मेघदूत ये भी गुप्तकाल में। मुद्रा राक्षस ये भी गुप्तकाल में दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4, 4 के 4 सही है दोस्तों। अमरकोश, कामसूत्र और मेघदूत जो मुद्रा राक्षस नाम की जो पुस्तकें रचनाएं हैं दोस्तों, साहित्यिक ग्रंथ हैं, इनको को गुप्तकाल में लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में गुप्तकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य के सदियों के विकास के पश्चात अगर शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा, जिसे एक शास्त्रीय प्रकार प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बी देख लेते हैं। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया। वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थी और इसी कारण से इस काल में महिला शिक्षा का दार्शनिक डॉक्टर थी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बी इसका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सी देख लेते दोस्तों, सी भी क्या है, क्योंकि कभी कंक्लूजन वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनमें इनको कोरिलेट करने के लिए हमको बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों, उनको समझने के लिए। सी देख लेते हैं, सी क्या है ऑप्शन। पुजारियों एवं मंदिरों के प्रशासनिक पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाताओं के साथ साथ अगर भूमि तथा का गांव के बड़े हुए भी बिल्कुल सही है दोस्तों। डी देख लेते हैं, डी क्या है। भूमि अनुदानों में भारत में कि कृषि दास्ता के उद्भव का तथा का सामंती विकासों का रास्ता का खोला, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि वर्ग में निराशा हुई। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो गुप्त काल है दोस्तों, इसमें भूमि अनुदानों ने भारत में कृषि दास्ता के उद्भव तथा सामंती विकास को का रास्ता, सामंती जो विकास के रास्ते थे दोस्तों, उनको खोल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि वर्ग में निराशा हुई दोस्तों। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों, वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। जो बी है, बी बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सुमेलित कीजिए दोस्तों, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। तो जो इसका बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लेते दोस्तों किसका किसके साथ हो रहा है। देवीपुत्र, देवीपुत्र का क्या होगा दोस्तों, इसका 3 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन 3 देख लेते दोस्तों। राजकीय उपाधि, जो देवपुत्र थी दोस्तों, राजकीय उपाधि थी। गौलमिक क्या होता था दोस्तों, गौलमिक क्या होता था, गौलमिक एक प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों गौलमिक की। नहीं, माफी चाहूँगा दोस्तों, प्रशासनिक इकाई गौलमिक। बी का, बी का 4। हाँ जो दोस्तों, जो गौलमिक होता था एक राजस्व कर्मचारी होता था दोस्तों, राज्य का कर्मचारी था गौलमिक। कुलीय याप हो दोस्तों, कुलीय याप जो होता था दोस्तों, ये क्या होता था। ऑप्शन सी का क्या होगा दोस्तों, सी का 1 भूमि मापन की इकाई थी दोस्तों ये। आहार क्या होता था दोस्तों, आहार प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार आप लोग भी इसको मिला लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों, सही कथन का चुनाव करना है। देख लेते हैं इनमें से कौन से कथन सही है। गुप्त सम्राट अगर स्वयं के लेके दैवी अधिकारों का दावा करते थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों।
उनका जो प्रशासन था दोस्तों नितांत केंद्रीय था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। उनका जो प्रशासनिक नितांत था दोस्तों केंद्रीय नहीं था दोस्तों। ऑप्शन 3 देख लेते हो दोस्तों क्या है। उन्होंने एक भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो भूमिदान की जो परंपरा थी दोस्तों उसको जो विस्तारित किया था वो गुप्तों ने किया था। तो ये जो इसका ऑप्शन है सी राइट हो जाएगा दोस्तों। 1 और 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारनाथ की भूमि के स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है दोस्तों, कालांकित है, माफी चाहूँगा। जो सारनाथ की जो बुद्ध स्पर्श भूमि स्पर्श बुद्ध की प्रतिमा है दोस्तों, इसको कालांकित किया जाता है कौन से काल से? तो ऑप्शन बी गुप्त काल में दोस्तों। जो बुद्ध की एक भूमि स्पर्श प्रतिमा है दोस्तों वो गुप्त काल में ही बनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, देख लेते हैं दोस्तों। कुमार गुप्त प्रथम, महादेवी अनंत देवी और चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम का क्या होगा दोस्तों? तो इसका 2 हो जाएगा दोस्तों, महादेवी को कुमार देवी। चंद्रगुप्त तृतीय का जो होगा दोस्तों इसका क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, माफी चाहूँगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होगा? सी का 1 दोस्तों, महादेवी का कुबेरनामा। तो इसका जो सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। एक बार आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा दोस्तों इसको। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमि स्पर्शक मुद्रा की अगर सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है दोस्तों, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन अगर स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो प्राचीन भारत है दोस्तों उसमें किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त है दोस्तों, सी इसका राइट हो जाएगा, गुप्त काल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया की तीव्र हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, गुप्त काल में ही हुई थी ये भी। बी इसका राइट होगा दोस्तों, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल जो लगा रहा हूँ दोस्तों, माफी चाहूँगा। 20 का राइट ऑप्शन है दोस्तों, गुप्त काल। जो भूमि की अनुदान प्रक्रिया थी दोस्तों तीव्र हुई थी गुप्त काल में। IAS में पूछा गया दोस्तों, PT में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। किस शासक वंश ने तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किए थे? दो ऑप्शन ए, गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है दोस्तों, तो सी हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल में। नालंदा जो विश्वविद्यालय था दोस्तों कुमार गुप्त ने बनवाया था ये। इसको भी याद कर लो, कुमार गुप्त ने बनाया था दोस्तों नालंदा। तक्षशिला किसने बनवाया था दोस्तों? तक्षशिला, जिसको भारत का सबसे प्राचीन शिक्षा स्थल माना जाता है दोस्तों, तक्षशिला। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो धर्मपाल ने करी थी दोस्तों, तक्षशिला की स्थापना। ये कहाँ का शासक था दोस्तों? धर्मपाल, पाल वंश का शासक था दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। त्रिमूर्ति की जो अवधारणा थी दोस्तों उसका उदय कौन से काल में हुआ था? तो ऑप्शन सी, गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाल विवाह का आरंभ कौन से युग में हुआ था दोस्तों? माफी चाहूंगा, कौन से शासकों के काल में हुआ था? तो ऑप्शन सी, गुप्त काल में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राजवंश हुडू के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था दोस्तों? तो गुप्त ही हो जाएंगे दोस्तों। जो गुप्त शासक थे दोस्तों ये हुडू के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालवा का काल मालवा काल गणना होगा निम्न की में से कौन से संवत से अभिन्न है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, गुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्रहार भूमिदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देख लेते हैं। राजा इससे के किसी को भी भूमि दे सकता था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अग्रहार भूमिदान थी दोस्तों, राजा इसे किसी को भी दान में दे सकता था, अग्रहार भूमि को। ये पॉइंट को याद रखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रहार जो भूमिदान होता था इसको राजा के किसी को भी दान में दे सकता था, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं, बी ऑप्शन क्या है। यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मण को दी जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अग्रहार भूमिदान था दोस्तों एक ब्राह्मण को दिया जाता था, ब्राह्मण को दान में दी जाती थी, बिल्कुल
सही है दोस्तों, सी देख लेते हैं। सी क्या है? दान ग्रहित के आचरण पर अगर आपत्ति होने पर राजा उसे वापस ले सकता था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि राजा दी हुई भूमि को जो वापस नहीं लेता था दोस्तों। डी देख लेते हैं दोस्तों। यह कि ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो भूमि अनुदान की जो प्रक्रिया थी दोस्तों, ये ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को दर्शाता है। उस टाइम में आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो ब्राह्मण वर्ग था उसका कितना का स्थापत्य होगा समाज में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व गुप्त काल में कहागापण क्या था दोस्तों? जो पूर्व गुप्त काल था दोस्तों, उसमें कहापण क्या था? तो ऑप्शन सी, एक सिक्का होता था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज इसको दूसरे पार्ट में हम दोस्तों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितने भी क्वेश्चन और शेष रह गए हैं। गुप्त के पूर्व काल में कौन व ऊनी वस्तु उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों? जो गुप्त काल था दोस्तों, उसमें कौन सा स्थान था दोस्तों जो ऊनी वस्तु के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो ऑप्शन बी, डी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जो गांधार था दोस्तों, एक गुप्त के पूर्व काल में दोस्तों ऊनी वस्तुओं के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। तो गांधार इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कारीगरों की एक संस्था क्या कहलाती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो प्राचीन भारत था दोस्तों, उसमें जो कारीगरों की संस्था थी ये क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन बी, सेड़ी दोस्तों। जो कारीगरी की जो कारीगरों की संस्था थी दोस्तों प्राचीन भारत में, एक सेड़ी कहलाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन भारत में एक महत्तर और पट्टिकल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। महत्तर और जो पट्टिकल थे दोस्तों, पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। ग्राम का जो मुखिया होता था दोस्तों, उसके लिए प्रयुक्त होते थे ये दोनों वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर। आइए इसके पीटी में पूछा गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द को बाजार केंद्र को संकेतित करता है दोस्तों? इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो बाजार के केंद्र को संकेतित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा दोस्तों। जो निगम है दोस्तों, ये बाजार केंद्र को संकेतित करता है दोस्तों, चिन्हित करता है यानी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के थे दोस्तों, क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन ए, रूपक हो तो कहलाते थे दोस्तों। गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का होता था उसको रूपक कहा जाता था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर का भारतीय व्यापार होगा निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? जो उत्तर गुप्त काल में दोस्तों उत्तर भारतीय व्यापार था दोस्तों, ये किस पत्तन से संचालित होता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति जो पत्तन था दोस्तों, यहाँ से गुप्त काल में उत्तरी भारत का व्यापार दोस्तों संचालित होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त का स्वर्ण एवं अगर रंजत रजत माफी चाहूँगा, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः किस पर कौन से सिक्कों पर आधारित थे दोस्तों? जो गुप्त स्वर्ण सिक्के थे दोस्तों, रजत गुप्त स्वर्ण एवं जो रजत सिक्के थे दोस्तों, ये मूलतः किसके सिक्कों पर आधारित थे दोस्तों? आप लोग को बताना है। कुषाणु या योद्धे, रोम और कुषाण, कुषाण और शक क्षत्रप, इनमें से कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन सी, जो गुप्त का स्वर्ण एवं रजत सिक्के थे दोस्तों, ये मूलतः कुषाण एवं शक क्षत्रप पर अगर आधारित थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। गुप्त काल के सिक्के जो आधारित थे दोस्तों सोने एवं चांदी के, माफी चाहूँगा रजत के, तो कुषाण और शक क्षत्रप पर आधारित थे दोस्तों। इनके सिक्कों का एक मॉडल होता था दोस्तों, इनके मॉडल पर आधारित थे यानी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो गुप्तकालीन रजत मुद्राएं थी इनको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन सी, रूपक। गुप्त काल में रजत मुद्राओं को दोस्तों रूपक कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा। प्राचीन काल में एक अक्षय यनवी था दोस्तों। जो अक्षय निवि था दोस्तों प्राचीन काल में, अक्षय निवि, इसका क्या अर्थ होता था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षय निवि क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। गुप्तकालीन समाज में का हास के कारण थे दोस्तों। जो गुप्तकालीन समाज था दोस्तों उसके पतन के क्या कारण थे? वाणिज्य व्यापार का
जो गुप्त काल के पतन का कारण था दोस्तों, वाणिज्य व्यापार एवं हाँस था दोस्तों। वाणिज्य व्यापार का माना जाता है दोस्तों इसको, हाँस इसके पतन के कारण को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन होगा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है इनमें से दोस्तों? 4 मुद्राएं दी गई हैं दोस्तों, इनमें से बताना है कौन सी का गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। दिनार जो है दोस्तों ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा होगी। दिनार जो ये सोने का होता था दोस्तों, सोने की मुद्रा को दोस्तों को दिनार कहा जाता था उस टाइम पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाग और बलि क्या है दोस्तों? जो भाग और बलि है दोस्तों ये क्या है? एक कर होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बी इसका राइट होगा। राजस्व के स्रोत थे दोस्तों ये भाग और कर। भाग और बलि जो थे दोस्तों ये राजा को दिया जाने वाला कर होता था दोस्तों, स्वेच्छा से देती थी इसको जनता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी निधि गुप्त सिक्कों से संबंधित बड़ी निधि है दोस्तों? इनमें से कौन सी निधि है दोस्तों जो सिक्कों की सबसे बड़ी निधि है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों। जो बयाना निधि है दोस्तों ये गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। गुप्त सिक्कों की जो सबसे बड़ी निधि थी क्या थी दोस्तों? बयाना निधि। याद कर लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द अगर निम्नलिखित में से किससे के निकला है दोस्तों? जो दिनार शब्द है दोस्तों ये किसके लिए किससे निकला है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों। लैटिन भाषा से निकला है दोस्तों दिनार शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त शासकों द्वारा अगर क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात अगर जारी किए जाने वाले सिक्कों का भार अगर स्तर क्या था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो गुप्त शासक थे दोस्तों, क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए जो सिक्के होते दोस्तों उनका भार क्या होता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी 32 ग्रेन का होता था दोस्तों। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। जो गुप्त शासकों जो सिक्कों का भार था वो कितना ग्रेन था? तो दोस्तों 32 ग्रेन था वो, 32। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन सा होगा, निम्नलिखित में थे कौन होगा उद्रंग कर चुकाते थे दोस्तों? जो उद्रंग कर था दोस्तों इसको कौन चुकाते थे? तो ऑप्शन सी किसान दोस्तों। किसानों के द्वारा चुकाए जाने वाला कर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा अगला क्वेश्चन। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का क्या आशय है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो नल शब्द का आशय था दोस्तों गुप्त काल में वो क्या था दोस्तों? गुप्त अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन बी भूमि का जो माप होता है दोस्तों उसको अगर नल, उसके लिए दोस्तों जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द था वो नल शब्द था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। गुप्त काल में जो प्रांतीय किसान नाम से जाने जाते थे दोस्तों, प्रांतपति किसान नाम से जाने जाते तो कौन से होते थे दोस्तों? कुमार मात्य होते थे या उपरीक होते थे या महाराज होते थे या फिर विषयपति या राजस्थानी दोस्तों? तो ऑप्शन ए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट है दोस्तों। जो गुप्त काल में प्रांतपति होते दोस्तों उनको जो उस नाम से जाना जाता था दोस्तों उपरीक महाजन, उपरीक जो महाराज नाम था दोस्तों इस नाम से जाना जाता था इनको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन होगा निष्पुत्र, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों होगा निष्पुत्र में पति के मरने पर अगर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है दोस्तों और अगर राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है? तो ऑप्शन डी दोस्तों याज्ञवल्क्य। एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को। निम्न में से एक कौन होगा निष्पुत्र में एक पत्नी के मरने पर अगर विधवा को उसकी एक उत्तराधिकारी स्वीकार करता है दोस्तों? पति के मरने पर दोस्तों विधवा को उसका अधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है दोस्तों। जो याज्ञवल्क्य में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों को किसने उदार व्याख्या की है दोस्तों? तो याज्ञवल्क्य हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो विधवाओं की संपत्ति से संबंधित अधिकारों की व्याख्या करता है दोस्तों याज्ञवल्क्य में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह सीढ़ी जो कुमार गुप्त प्रथम के काल में लाट से आकार 10 पूर्व में बस गई थी दोस्तों, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन बी डी दोस्तों, माफी चाहूँगा, पट वस्त्र में दोस्तों। पट वस्त्र इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। एक बार और मैं रीड कर देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को।
वह सीढ़ी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार संलग्न में थी दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, पट वस्तु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों। ध्रुवाधिकारिणी का क्या अभिप्राय है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ध्रुवाधिकारिणी जो थी दोस्तों, इसका क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों। धान्य में राजा के अंशों का संग्रह करने वाला अधिकारी होता था दोस्तों। ध्रुवा जो धिकारिणी होता था दोस्तों, ये धान्य में राजा के अंशों का संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के विविध कारण क्या थे दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, अरब आक्रमण। जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था दोस्तों, अरब आक्रमण भी था। अभी मैंने आप लोगों से कहा भी था दोस्तों, जो ये गुप्त थे दोस्तों, ये अरब आक्रमण से विचलित रहते थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन होगा फलित ज्योतिष से संबंधित था दोस्तों? जो चंद्रगुप्त के नवरत्न थे दोस्तों, इनमें से कौन सा ज्योतिष से संबंधित था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन सी दोस्तों। जो छपड़क जो था दोस्तों, चंद्रगुप्त के नवरत्नों से एक था, इसका संबंध ज्योतिष से था दोस्तों। अकबर के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त ऐसा एक शासक हुआ दोस्तों, जो अपने दरबार में नवरत्न रखता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन का गुप्तकालीन का स्थानीय नगर के प्रशासन समिति के अधिकारी और का सदस्य थे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सातवाहन प्रथम कुलीन का प्रथम कायस्थ दोस्तों। तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रही तक कृषि प्रदान की जाती है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गुप्त साम्राज्य में इनमें किन्हें कर रही तक कृषि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मण होगा दोस्तों, सी इसका राइट होगा। गुप्त काल में ब्राह्मणों को कर रही भूमि अनुदान में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा का वक्तव्य सही नहीं है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त काल में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है दोस्तों उनके संदर्भ में? तो ऑप्शन ए, गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानकों को ऊंचा करके सिक्के निर्मित किए थे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी सब सही है दोस्तों, 3 के 3। गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। गुप्त काल के अभिलेख में दिनार का उल्लेख हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। दिनार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? लैटिन शब्द से हुई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो गुप्त काल में व्यापार का एक नया वैदेशिक मार्ग था दोस्तों, कौन सा था, कौन सा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन डी, उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग दोस्तों, ये गुप्त काल में ही जोड़ा गया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे के संबंधित था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो गुप्त काल में दोस्तों गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल का राष्ट्र में स्थित केंद्र थे, किसके लिए ये संबंधित थे दोस्तों? किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन ए, वस्त्र उत्पादन होना चाहिए दोस्तों, वस्त्र उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त युग में भूमि के राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? जो गुप्त युग था दोस्तों, उसमें भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ऑप्शन 20 का राइट होगा दोस्तों, उपज का 6वां भाग लिया जाता था दोस्तों। राजस्व जो दर थी दोस्तों गुप्त काल में, वो उपज का 6वां भाग होता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से एक के अन्य के 3 में से भिन्न गुणवा गुणार्थकता है दोस्तों, अन्य तीनों से भिन्न है दोस्तों। इनमें से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन सी, भुक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन एक कृषि कर नहीं था दोस्तों? इनमें से कौन सा एक कृषि कर नहीं है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा एक कृषि कर नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, भाग शुल्क का हाली वाकर जो थे दोस्तों, ये कृषि कर थे। भाग, ये जो कर है दोस्तों, ये नहीं था, ये कर इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। भाग शुल्क का हाली वार जो है दोस्तों, ये कृषि कर हुआ करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। जो साक्य दर्शन था दोस्तों, इसको किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसने किया था दोस्तों? इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी, कपिल द्वारा दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों। जो भारतीय दर्शन की प्राथमिक शाखा थी दोस्तों क्या थी? तो ऑप्शन ए सांख्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन होगा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है दोस्तों? इनमें से कौन सी भारतीय दर्शन की दोस्तों आरंभिक विचारधारा है? तो ऑप्शन ए सांख्य दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित का दार्शनिक प्रणाली क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी। कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित का दार्शनिक प्रणाली है दोस्तों सांख्य दर्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बस एंड ही होने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार का मुक्ति का संभव है दोस्तों कर्म के द्वारा दोस्तों। मीमांसा दर्शन के अनुसार दोस्तों जो मुक्ति के उपाय बताए गए दोस्तों, कर्म बताए गए, कर्म के अनुसार ही मुक्ति संभव है दोस्तों, ऐसा कहा गया है मीमांसा दर्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों? तो कपिल का दोस्तों, ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा। किस दर्शन का मत है कि वेद का शाश्वत होते हैं दोस्तों, शाश्वत सत्य हैं? ये किस दर्शन का मत है दोस्तों? तो ऑप्शन सी। मीमांसा का जो मत है दोस्तों, मीमांसा दर्शन का जो मत है वो वेदों को शाश्वत का सत्य मानते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीमांसा के प्रणेता कौन थे दोस्तों? मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, जैमिनी। जैमिनी दोस्तों मीमांसा के प्रणेता थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रतिपादक है दोस्तों पतंजलि है। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग सभी को पता रहता है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, मीमांसा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है दोस्तों? इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। जो दोस्तों अनुस्मृति है ये संबंधित नहीं है दोस्तों, बाकी सब सम्मिलित है दोस्तों। प्रत्याहार, ध्यान, धारण, ये सब सम्मिलित है दोस्तों, तो इसमें जो ए ऑप्शन है दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पतंजलि दोस्तों, आगे भी बता चुका हूँ। न्याय के दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, गौतम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी, गौतम ने दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में का आस्तिक तथा का नास्तिक संप्रदाय में का कौन सा विभेद का लक्षण है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। कामरूप में का वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो कामरूप है दोस्तों उसमें वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था दोस्तों? तो ऑप्शन डी, शंकर देव ने बनाया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब तक जीवन रहोगा सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि के शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर अगर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाला यही का उक्ति किसकी है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसकी राइट है दोस्तों, चावर्कों का एक कथन है दोस्तों, चावर्क का कथन है दोस्तों। जब तक जीवित रहो दोस्तों, खुश रहो, जीवित रहो, चाहे उसके लिए ऋणी कर्ज कुछ भी क्यों ना लेना पड़े दोस्तों। इसका जो निषेधक हैं दोस्तों चावर्कक हैं दोस्तों। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तोरमाड़ का किस जाति के दल का था दोस्तों? जो तोरमाड़ था दोस्तों ये किस जाति दल का था? तो ऑप्शन बी, हूण का था दोस्तों, हूण जाति दल का था दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक एवं गुप्त का समतों के बीच के लगभग कितना अंतर है दोस्तों? शक एवं जो गुप्त समत है दोस्तों उसके बीच के कितना अंतर है, कितने वर्ष का? तो ऑप्शन बी 242 वर्ष का दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, विष्णु एवं शिव की पूजा होती थी, मगर ज़्यादातर शिव को विष्णु को पूजा जाता था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। कथन ए और कथन आर दिए गए हैं दोस्तों, देख लेते हैं। गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे का सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि एक निम्न सामाजिक स्तर से बंधित पात्र प्राकृत बोलते थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, आर कारण आर देख लेते हैं। एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृत के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा।
ई और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन का बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों। बीज गणित के क्षेत्र में जो अपने विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं वो भास्कर थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं हम। महानगर संस्कृति कवि कालिदास किसके शासन काल में थे दोस्तों? जो महान संस्कृत कवि थे दोस्तों कालिदास जी किसके शासन काल में थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में रहते थे दोस्तों। इससे संबंधित कुछ व्याख्या भी दी गई है दोस्तों, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के नवरत्न में कालिदास अग्रणी थे दोस्तों। इसके अतिरिक्त इसमें दोस्तों इसके नवरत्न दिए गए हैं दोस्तों, इनको देख लेते हैं एक बार। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें धनवंतरी हो गया, छपड़क हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए, वेताल भट्ट हो गए दोस्तों, घट करपर हो गए दोस्तों, बारामिहिर एवं वरुचि जो ऐसे विद्वान थे दोस्तों इनके जो नवरत्नों में शामिल थे। छपड़क देखा था दोस्तों अभी हमने ऊपर, जो होगा ज्योतिष से संबंधित थे दोस्तों, तो इनके नवरत्न थे दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों, इनके जो नवरत्न हैं इनको भी याद कर लीजिएगा, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन का प्रभावती गुप्त की माता थी दोस्तों? इनमें से कौन दोस्तों प्रभावती गुप्त की माता थी? तो ऑप्शन बी कुबेर का नागा जो थी दोस्तों एक प्रभावती गुप्त की माता थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास द्वारा रचित का मालविकाग्नि मित्रम का नायक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। एक तो पहले आप लोगों को ये याद रखना है दोस्तों, जो मालविकाग्नि मित्रम की रचना करी थी दोस्तों ये कालिदास ने करी थी। और आप लोगों को ये बताना दोस्तों जो इसका नायक था ये कौन था? तो ऑप्शन सी अग्निमित्र दोस्तों। मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक था दोस्तों अग्निमित्र है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।